गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डायरेक्टर ऑफ द फिरोज़ाबाद साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने आप फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है सातवीं शिक्षा एवं सतत विकास उसमें जो पर्सनालिटी टॉपिक था उसके बारे में डिस्कशन जो है किया था, उसको एक्सप्लेन किया था मैंने। अपने इस वीडियो में मैं आपको उससे आगे वाला जो टॉपिक है पर्सनालिटी के जो फैक्टर्स हैं या जो डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं और कैसे पर्सनालिटी में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, in my previous video you know about the meaning of personality and the definition of personality, okay, and the development। तो आपको ये पता चला था कि डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, कि डेवलपमेंट जो हमारे जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनमें होने वाले डेवलपमेंटल प्रेडिक्टेबल चेंजेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब यहाँ इसमें ये जो टॉपिक है इसमें आपका है कि जो पर्सनालिटी जो है उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन कार्य क्षमताएँ प्रकट होती हैं। ओके, नवीन कार्य क्षमताएँ प्रकट होती है। व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य व्यक्तित्व पैटर्न के विकास से होता है। और व्यक्तित्व पैटर्न जो होता है उसके दो मुख्य तत्व हैं, ठीक है। एक तो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्मसंप्रत्यय, और दूसरा होता है शील गुण या ट्रेट। ओके, तो व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य हमारा इन दोनों ही प्रकार के तत्वों में होने वाले विकास से है, कि इन दोनों ही प्रकार के जो पैटर्न हैं उनमें जो विकास होता है उसी को हम व्यक्तित्व विकास जो है कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आत्मसंप्रत्यय क्या होता है। ओके, तो आत्मसंप्रत्यय या सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्मसंप्रत्यय या स्वयं से तात्पर्य व्यक्ति स्वयं के विषय में जो सोचता है तथा अपने बारे में जो अवधारणा बनाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आत्मसंप्रत्यय। यानी कि हम अपने बारे में, अपनी कार्य क्षमताओं के बारे में, अपने पोटेंशियलिटीज़ के बारे में, अपने फिजिक के बारे में, अपने लुक के बारे में, अपने विषय में जो भी धारणा बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई भी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना सीखता है, जो वर्ड है उसको एक्सप्लोर करने लग जाता है, तो धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो भी बनने लगता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का प्रकटीकरण जो है वो होने लगता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर हम देखें कि हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का अर्थ है कि हमारे अपने बारे में विचार प्लस दूसरों के हमारे बारे में विचार, कि दूसरे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, जब बच्चा छोटा होता है तो जैसे जैसे बड़ा होता है उसका कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है और वातावरण के साथ इंटरेक्शन करता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है, लोगों के व्यवहारों को देखकर वो काफ़ी सारी चीज़ों को सीखता है, ठीक है। लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को वो अपने बारे में धारणा बनाते जो है देखता है, तो उससे उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बनता है। तो आत्मनिर्माण की ये जो प्रक्रिया है सेल्फ कॉन्सेप्ट की, इस प्रक्रिया में बच्चे के माता पिता, मित्र, शिक्षक और ये सारे अन्य जो लोग हैं, मतलब नेबरहुड जो है, वो पास पड़ोस जो है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। दूसरों लोगों से हमारी अंतःक्रियाएँ, हमारे अनुभव, इन्हें जो हम अर्थ प्रदान करते हैं ये हमारे आत्म का आधार बनते हैं, ठीक है। कि हम उदाहरण के लिए अगर हम अपने बारे में ये धारणा बनाते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी डांसर हूँ, ठीक है, तो ये जो अवधारणा जो हमने अपने बारे में बनाई हुई है, ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने अपने बारे में बनाया है, ये हमने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ
और मुझे अलग अलग लेवल पे जो है वो पुरस्कार भी मिल चुके हैं। दूसरे लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें कि एक तो मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, लेकिन मेरी मेरी ये जो सोच है इसको बल कहाँ से मिला है, दूसरों के द्वारा। ठीक है, कि दूसरों ने भी जब इस बात की पुष्टि की कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो ये जो एक धारणा है मेरे अपने बारे में कि मैं एक बहुत अच्छी डांसर हूँ, ये जो है इस्टेब्लिश हुई। तो वैसे ही और अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमारा जो आत्मसंप्रत्यय है वो इसी प्रकार से विकसित होता है। ठीक है, तो आत्म की जो अवधारणा है वो सबसे पहले जो है कार्ल रोजर्स ने दी थी। कार्ल रोजर्स एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, एक मानवतावादी। तो आत्म का जो तात्पर्य है अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, सचेतन यानी कि ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि जिसके लिए पर्सन जो है वो अवेयर होता है, सचेतन अनुभवों, उसके विचारों, उसकी थिंकिंग और भावनाओं की समग्रता से है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ पा, अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहा है, अपने एक्सपीरियंस को समझ पा रहा है, उनको एक्सप्लेन करने में जो है वो कैपेबल है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब मिलकर किसी व्यक्ति का आत्म बनाती हैं। तो कार्ल रोजर्स जो हैं उन्होंने आत्म संप्रत्यय के जो है वो दो प्रकार बताए हैं। एक तो बताया है उन्होंने रियल सेल्फ और दूसरा उन्होंने बताया है आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ यानी कि वास्तविक स्वयं या वास्तविक आत्म संप्रत्यय, और आइडियल सेल्फ है आदर्श आत्म संप्रत्यय। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों क्या होते हैं। देखिए, वास्तविक आत्म संप्रत्यय जो है जिसे हम रियल सेल्फ कहते हैं, ये वो सेल्फ है जैसे कि हम हैं। ठीक है, जैसे कि हम हैं उसे हम बोलते हैं वास्तविक स्वयं। दूसरा होता है आपका आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, आदर्श स्वयं। आदर्श स्वयं जो है ये वो आत्म संप्रत्यय होता है हम जैसा कि बनना चाहते हैं। तो कार्ल रोजर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जब वो व्यक्ति के इन दोनों ही प्रकार के आत्म संप्रत्ययों में समानता होती है, यानी जैसा कि हम हैं, ठीक है, जैसा हम बनना चाहते हैं और वैसे ही हम हैं, ठीक है, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है उसमें संतुलन पाया जाता है। व्यक्ति जो है वो सही प्रकार से समाज में अंतःक्रियाएँ करता है और उसको उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है। लेकिन अगर व्यक्ति जो है वो सोचता कुछ है, मतलब वो सोचता है कि मान लीजिए व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो है ये परीक्षाएं दूंगा और इन परीक्षाओं में मैं टॉप करूंगा, तो ये या मुझे टॉप करना है, तो ये है उसका आदर्श आत्म, जैसा कि वो बनना चाहता है, करना चाहता है। अब रियल सेल्फ क्या है कि जो उसने आत्म, जो आदर्श आत्म अपना बनाया है, उस आदर्श आत्म को अचीव करने के लिए क्या वो जो है प्रयास भी करता है। अगर वो प्रयास भी करता है इट मीन्स कि वो वैसा बन भी रहा है, वैसा है भी। तो ये दो तरीके के आत्म जो हैं वो व्यक्ति के जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इन दोनों ही प्रकार के आत्म संप्रत्यों में बैलेंस होना, संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रकार व्यक्तित्व की संरचना, अभी ये बात तो कि हमने आत्म संप्रति की। अब दूसरा ये बात आती है कि दूसरा जो घटक है वो है हमारा शील गुण, कि व्यक्तित्व की संरचना जो है वो अनेक शील गुणों से मिलती है। शील गुण का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स, ट्रेट्स। ठीक है, शील गुण से तात्पर्य है ऐसे स्थायी गुणों से है व्यक्ति के जिन पर व्यक्ति मतलब दूसरों से भिन्न होता है। सभी व्यक्तियों में सारे गुण एक समान नहीं होते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि दूसरों से अलग होते हैं। उन गुणों के कारण ही व्यक्ति की जो है वो पहचान होती है। ठीक है, तो शील गुण जो है वो संभव व्यवहारों की एक श्रृंखला होती है जो इसको स्थिति के मांगों के द्वारा सक्रियता प्राप्त होती है। यानी जो सिचुएशनल डिमांड व्यक्ति के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं और जो सिचुएशनल डिमांड हैं, उन सिचुएशनल डिमांड के अकॉर्डिंग व्यक्ति जो अपने ट्रेड्स के वजह से जो भी व्यवहार करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड्स या शील गुण। तो शील गुण का विकास कैसे होता है, जैसे हमारे आत्म संप्रत्यों का विकास होता है वैसे ही हमारे शील गुणों का विकास भी होता है। तो शील गुणों का विकास हमारे अधिगम और हमारी अनुभूतियों पर निर्भर करता है। ठीक है, कि हमने समाज में जब समाज में हमने क्या सीखा है,
ठीक है। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो समाजीकरण की प्रक्रिया को बच्चा सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन में बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो बहुत सारी क्रियाओं को देख कर के सीखता है, अपने परिवार के लोगों को देख कर के सीखता है। उससे जब आगे बढ़ता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय में वो अपने संगी साथियों, टीचर्स को देख कर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सीखता है। ऐसे ही अनुभूतियों पर निर्भर करता है, अनुभूतियों पर निर्भर करता है यानी एक्सपीरियंस भी। अधिगम भी क्या है? अधिगम जो अनुभूतियों के कारण जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। तो जो शील गुणों का विकास है, मतलब मान लीजिए आज एक बच्चा जो है कुछ गलत करता है, जो कुछ भी गलत करता है, अगर उसे उस चीज़ के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाता है या उसको समझाया जाता है, उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो वो भविष्य में उस प्रकार का काम नहीं करेगा। यानी वो जो शील गुण है उसका, वो वहीं उसका डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि अगर वो इस प्रकार का कार्य दोबारा करेगा तो इसके लिए उसे नेगेटिव निषेधात्मक पुनर्वलन मिलेगा। निषेधात्मक पुनर्वलन से आप भली भांति परिचित ही होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने उसका अध्ययन किया ही होगा कि जब हम चाहते हैं कि व्यक्ति जो है अवांछित व्यवहारों को ना सीखे, उसके लिए हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो देते हैं। ठीक है। अब आपका जो है कि सभी प्रकार के व्यक्तियों में व्यवहार में अलग अलग प्रकार के शील गुणों का स्थायित्व प्रकट होता है, जिसके आधार पर हम व्यक्तियों के व्यवहारों की व्याख्या करते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत सहयोग करता है सबको, और तो इस तरीके से हम व्यक्तियों के व्यवहारों की व्याख्या करते हैं शील गुणों के आधार पर। व्यक्तित्व के विकास में दो तत्वों का और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है कि व्यक्तित्व जो है वो बनता कैसे है, व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो कैसे बनता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो होती है उसका वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, और दूसरा जो है उसका एनवायरनमेंट। एक्चुअली हेरिडिटी जो है वो क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होती है? देखिए, व्यक्तित्व आनुवंशिकता जो है, आनुवंशिकता के में हम कुछ ऐसे जीन्स के थ्रू अपने पूर्वजों से हमें जीन्स प्राप्त होते हैं, ठीक है, हमको कुछ गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं आनुवंशिकता। यानी जीन्स के थ्रू तो हमें एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। अब उन एट्रीब्यूट्स का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा, ये डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट पे कि उसे वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्या जैसे उसके अंदर शील गुण है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है उसके अंदर अपने पेरेंट्स से जो है ये भाव आया है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर लेते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि उसके एनवायरनमेंट पे, कि उसका जो एनवायरनमेंट है उसको इसी तरीके का एनवायरनमेंट मिला है जिससे कि वो अपनी जो क्षमताएं हैं उसका विकास कर पाए। ठीक है। तो व्यक्तित्व निर्धारण में मुख्य रूप से ये जो दो तत्व हैं इनका योगदान रहता है। तो फर्स्ट जो है वो कारक है जैविक कारक, और दूसरे कारक जो होते हैं वो होते हैं वातावरणीय कारक। ठीक, अब आता है कि जैविक कारक। जैविक कारक यानी कि जो भी विशेषताएं हम अपने माता पिता से उत्तराधिकार के में जीन्स के रूप में पाते हैं। एक बच्चा अपने जन्म के समय अपने माता पिता से प्राप्त जीन के विशिष्ट संयोजन का धारक होता है। यह उत्तराधिकार व्यक्ति के विकास का जैविक नक्शा और समय सारणी, जैविक नक्शा एक ब्लूप्रिंट, यानी हेरिडिटी जो है एक ब्लूप्रिंट, एक लिमिट जो है डिटरमाइन करती है कि ये पर्सन, इस पर्सन के अंदर ये जीन्स हैं। ठीक है। अब उन जीन्स के थ्रू जो ट्रेट्स उसको मिले हैं उसका डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा, इट डिपेंड्स ऑन देयर एनवायरनमेंट। ओके। तो जैविक कारकों में हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, शरीर रचना, शारीरिक रसायन, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा है हमारे वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में दो प्रकार के कारक होते हैं। एक होते हैं आपके सामाजिक कारक जिसमें आपका पास पड़ोस, स्कूल, संगी साथी, और दूसरे होते हैं आपके सांस्कृतिक कारक। ठीक है। इन दोनों प्रकार के कारकों की परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो सांस्कृतिक और सामाजिक कारक हैं ये है कौन कौन से, इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। नमस्कार।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डायरेक्टर ऑफ द फिरोजाबाद साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने आप फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसमें जो पर्सनालिटी टॉपिक था उसके बारे में डिस्कशन जो है किया था, उसको एक्सप्लेन किया था मैंने। अपने इस वीडियो में मैं आपको उससे आगे वाला जो टॉपिक है पर्सनालिटी के जो फैक्टर्स हैं या जो डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं और कैसे पर्सनालिटी में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, in my previous video you know about the meaning of personality and the definition of personality, okay, and the development। तो आपको ये पता चला था कि डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, कि डेवलपमेंट जो हमारे जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट्स है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, उनमें होने वाले डेवलपमेंटल प्रेडिक्टेबल चेंजेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब यहाँ इसमें ये जो टॉपिक है इसमें आपका है कि जो पर्सनालिटी जो है उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन कार्य क्षमताएँ प्रकट होती हैं। ओके, नवीन कार्य क्षमताएँ प्रकट होती है। व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य व्यक्तित्व पैटर्न के विकास से होता है। और व्यक्तित्व पैटर्न जो होता है उसके दो मुख्य तत्व हैं, ठीक है। एक तो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्मसंप्रत्यय, और दूसरा होता है शील गुण या ट्रेट। ओके, तो व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य हमारा इन दोनों ही प्रकार के तत्वों में होने वाले विकास से है, कि इन दोनों ही प्रकार के जो पैटर्न हैं उनमें जो विकास होता है उसी को हम व्यक्तित्व विकास जो है कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आत्मसंप्रत्यय क्या होता है। ओके, तो आत्मसंप्रत्यय या सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्मसंप्रत्यय या स्वयं से तात्पर्य व्यक्ति स्वयं के विषय में जो सोचता है तथा अपने बारे में जो अवधारणा बनाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आत्मसंप्रत्यय। यानी कि हम अपने बारे में, अपनी कार्य क्षमताओं के बारे में, अपने पोटेंशियलिटीज़ के बारे में, अपने फिजिक के बारे में, अपने लुक के बारे में, अपने विषय में जो भी धारणा बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई भी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना सीखता है, जो वर्ड है उसको एक्सप्लोर करने लग जाता है, तो धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो भी बनने लगता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का प्रकटीकरण जो है वो होने लगता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर हम देखें कि हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का अर्थ है कि हमारे अपने बारे में विचार प्लस दूसरों के हमारे बारे में विचार, कि दूसरे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, जब बच्चा छोटा होता है तो जैसे जैसे बड़ा होता है उसका कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है और वातावरण के साथ इंटरेक्शन करता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है, लोगों के व्यवहारों को देखकर वो काफ़ी सारी चीज़ों को सीखता है, ठीक है। लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को वो अपने बारे में धारणा बनाते जो है देखता है, तो उससे उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बनता है। तो आत्मनिर्माण की ये जो प्रक्रिया है सेल्फ कॉन्सेप्ट की, इस प्रक्रिया में बच्चे के माता पिता, मित्र, शिक्षक और ये सारे अन्य जो लोग हैं, मतलब नेबरहुड जो है, वो पास पड़ोस जो है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। दूसरों लोगों से हमारी अंतःक्रियाएँ, हमारे अनुभव, इन्हें जो हम अर्थ प्रदान करते हैं ये हमारे आत्म का आधार बनते हैं, ठीक है। कि हम उदाहरण के लिए अगर हम अपने बारे में ये धारणा बनाते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी डांसर हूँ, ठीक है, तो ये जो अवधारणा जो हमने अपने बारे में बनाई हुई है, ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने अपने बारे में बनाया है, ये हमने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ और मुझे अलग अलग लेवल पे जो है वो पुरस्कार भी मिल चुके हैं, दूसरे लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है
कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें कि एक तो मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, लेकिन मेरी मेरी ये जो सोच है इसको बल कहाँ से मिला है, दूसरों के द्वारा। ठीक है, कि दूसरों ने भी जब इस बात की पुष्टि की कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो ये जो एक धारणा है मेरे अपने बारे में कि मैं एक बहुत अच्छी डांसर हूँ, ये जो है इस्टेब्लिश हुई। तो वैसे ही और अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमारा जो आत्मसंपत्ति है वो इसी प्रकार से विकसित होता है। ठीक है, तो आत्म की जो अवधारणा है वो सबसे पहले जो है कार्ल रोजर्स ने दी थी। कार्ल रोजर्स एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, एक मानवतावादी। तो आत्म का जो तात्पर्य है अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, सचेतन यानी कि ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि जिसके लिए पर्सन जो है वो अवेयर होता है, सचेतन अनुभवों, उसके विचारों, उसकी थिंकिंग और भावनाओं की समग्रता से है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ पा, अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहा है, अपने एक्सपीरियंस को समझ पा रहा है, उनको एक्सप्लेन करने में जो है वो कैपेबल है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब मिलकर किसी व्यक्ति का आत्म बनाती हैं। तो कार्ल रोजर्स जो हैं उन्होंने आत्म संपत्ति के जो है वो दो प्रकार बताए हैं। एक तो बताया है उन्होंने रियल सेल्फ और दूसरा उन्होंने बताया है आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ यानी कि वास्तविक स्वयं या वास्तविक आत्म संपत्ति, और आइडियल सेल्फ ही आदर्श आत्म संपत्ति। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों क्या होते हैं। देखिए, वास्तविक आत्म संपत्ति जो है जिसे हम रियल सेल्फ कहते हैं, ये वो सेल्फ है जैसे कि हम हैं। ठीक है, जैसे कि हम हैं उसे हम बोलते हैं वास्तविक स्वयं। दूसरा होता है आपका आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, आदर्श स्वयं। आदर्श स्वयं जो है ये वो आत्मसंप्रत्य होता है हम जैसा कि बनना चाहते हैं। तो कार्ल रोजर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जब वो व्यक्ति के इन दोनों ही प्रकार के आत्मसंप्रत्यों में समानता होती है, यानी जैसा कि हम हैं, ठीक है, जैसा हम बनना चाहते हैं और वैसे ही हम हैं, ठीक है, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है उसमें संतुलन पाया जाता है। व्यक्ति जो है वो सही प्रकार से समाज में अंतःक्रियाएँ करता है और उसको उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है। लेकिन अगर व्यक्ति जो है वो सोचता कुछ है, मतलब वो सोचता है कि मान लीजिए व्यक्ति सोचता है कि मैं जो है ये परीक्षाएं दूंगा और इन परीक्षाओं में मैं टॉप करूंगा, तो ये या मुझे टॉप करना है, तो ये है उसका आदर्श आत्म, जैसा कि वो बनना चाहता है, करना चाहता है। अब रियल सेल्फ क्या है कि जो उसने आत्म, जो आदर्श आत्म अपना उस बनाया है, उस आदर्श आत्म को अचीव करने के लिए क्या वो जो है प्रयास भी करता है। अगर वो प्रयास भी करता है इट मीन्स कि वो वैसा बन भी रहा है, वैसा है भी। तो ये दो तरीके के आत्म जो हैं वो व्यक्ति के जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इन दोनों ही प्रकार के आत्म संपत्तियों में बैलेंस होना, संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रकार व्यक्तित्व की संरचना, अभी ये बात तो की हमने आत्म संपत्ति की। अब दूसरा ये बात आती है कि दूसरा जो घटक है वो है हमारा शील गुण, कि व्यक्तित्व की संरचना जो है वो अनेक शील गुणों से बनती है। शील गुण का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स, ट्रेट्स। ठीक है, शील गुण से तात्पर्य ऐसे स्थायी गुणों से है व्यक्ति के जिन पर व्यक्ति मतलब दूसरों से भिन्न होता है। सभी व्यक्तियों में सारे गुण एक समान नहीं होते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि दूसरों से अलग होते हैं। उन गुणों के कारण ही व्यक्ति की जो है वो पहचान होती है। ठीक है, तो शील गुण जो है वो संभव व्यवहारों की एक श्रृंखला होती है जो इसको स्थिति के मांगों के द्वारा सक्रियता प्राप्त होती है। यानी जो सिचुएशनल डिमांड व्यक्ति के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं और जो सिचुएशनल डिमांड हैं, उन सिचुएशनल डिमांड के अकॉर्डिंग व्यक्ति जो अपने ट्रेट्स के वजह से जो भी व्यवहार करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रेट्स या शील गुण। तो शील गुण का विकास कैसे होता है, जैसे हमारे आत्म संपत्तियों का विकास होता है वैसे ही हमारे शील गुणों का विकास भी होता है। तो शील गुणों का विकास हमारे अधिगम और हमारी अनुभूतियों पर निर्भर करता है। ठीक है, कि हमने समाज में जब समाज में हमने क्या सीखा है। ठीक है,
जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो समाजीकरण की प्रक्रिया को बच्चा सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन में बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो बहुत सारी क्रियाओं को देख कर के सीखता है, अपने परिवार के लोगों को देख कर के सीखता है। उससे जब आगे बढ़ता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय में वो अपने संगी साथियों, टीचर्स को देख कर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सीखता है। ऐसे ही अनुभूतियों पर निर्भर करता है, अनुभूतियों पर निर्भर करता है यानी एक्सपीरियंस भी। अधिगम भी क्या है? अधिगम जो अनुभूतियों के कारण जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। तो जो शील गुणों का विकास है, मतलब मान लीजिए आज एक बच्चा जो है कुछ गलत करता है, जो कुछ भी गलत करता है, अगर उसे उस चीज़ के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाता है या उसको समझाया जाता है या उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है तो वो भविष्य में उस प्रकार का काम नहीं करेगा। यानी वो जो शील गुण है उसका, वो वहीं उसका डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि अगर वो इस प्रकार का कार्य दोबारा करेगा तो इसके लिए उसे नेगेटिव निषेधात्मक पुनर्वलन मिलेगा। निषेधात्मक पुनर्वलन से आप भली भांति परिचित ही होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने उसका अध्ययन किया ही होगा कि जब हम चाहते हैं कि व्यक्ति जो है अवांछित व्यवहारों को ना सीखे, उसके लिए हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो देते हैं। ठीक है, अब आपका जो है कि सभी प्रकार के व्यक्तियों में व्यवहार में अलग अलग प्रकार के शील गुणों का स्थायित्व प्रकट होता है, जिसके आधार पर हम व्यक्तियों के व्यवहारों की व्याख्या करते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत सहयोग करता है सबको। और तो इस तरीके से हम व्यक्तियों के व्यवहारों की व्याख्या करते हैं शील गुणों के आधार पर। व्यक्तित्व के विकास में दो तत्वों का और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है कि व्यक्तित्व जो है वो बनता कैसे है, व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो कैसे बनता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो होती है उसका वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, और दूसरा जो है उसका एनवायरनमेंट। एक्चुअली हेरिडिटी जो है वो क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होती है? देखिए, व्यक्तित्व आनुवंशिकता जो है, आनुवंशिकता के में हम कुछ ऐसे जीन्स के थ्रू अपने पूर्वजों से हमें जीन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमको कुछ गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं आनुवंशिकता। यानी जीन्स के थ्रू तो हमें एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। अब उन एट्रीब्यूट्स का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा, ये डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट पे कि उसे वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्या जैसे उसके अंदर शील गुण है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है उसके अंदर अपने पेरेंट्स से जो है ये भाव आया है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर लेते हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि उसके एनवायरनमेंट पे, कि उसका जो एनवायरनमेंट है उसको इसी तरीके का एनवायरनमेंट मिला है जिससे कि वो अपनी जो क्षमताएं हैं उसका विकास कर पाए। ठीक है, तो व्यक्तित्व निर्धारण में मुख्य रूप से ये जो दो तत्व हैं इनका योगदान रहता है। तो फर्स्ट जो है वो कारक है जैविक कारक, और दूसरे कारक जो होते हैं वो होते हैं वातावरणीय कारक। ठीक, अब आता है कि जैविक कारक। जैविक कारक यानी कि जो भी विशेषताएं हम अपने माता पिता से उत्तराधिकार के में जीन्स के रूप में पाते हैं। एक बच्चा अपने जन्म के समय अपने माता पिता से प्राप्त जीन के विशिष्ट संयोजन का धारक होता है। यह उत्तराधिकार व्यक्ति के विकास का जैविक नक्शा और समय सारणी, जैविक नक्शा एक ब्लूप्रिंट, यानी हेरिडिटी जो है एक ब्लूप्रिंट, एक लिमिट जो है डिटरमाइन करती है कि ये पर्सन, इस पर्सन के अंदर ये जीन्स हैं। ठीक है, अब उन जीन्स के थ्रू जो ट्रेट्स उसको मिले हैं उसका डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा, इट डिपेंड्स ऑन देयर एनवायरनमेंट। ओके, तो जैविक कारकों में हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, शरीर रचना, शारीरिक रसायन, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा है हमारे वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में दो प्रकार के कारक होते हैं। एक होते हैं आपके सामाजिक कारक जिसमें आपका पास पड़ोस, स्कूल, संगी साथी, और दूसरे होते हैं आपके सांस्कृतिक कारक। ठीक है, इन दोनों प्रकार के कारकों की परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो सांस्कृतिक और सामाजिक कारक हैं ये है कौन कौन से, इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। नमस्कार।